जय हिंद दोस्तों। ज्ञान मशीन क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक से एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, आप रेलवे का एग्ज़ाम देख लीजिए, आप पटवारी का एग्ज़ाम देख लीजिए, यानी आप छोटा से छोटा एग्ज़ाम ग्रुप डी से लेकर आप आईएएस के एग्ज़ाम तक इस टॉपिक से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं इनमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सीख पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता। जी हाँ दोस्तों, अगर बात हुआ जाए हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं में से एक था। क्या था दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता जो था ये प्राचीन सभ्यताओं में से एक था। फिर आगे कह रहा है कि हड़प्पा की खोज प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता, ठीक है, प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता दयाराम साहनी। तो हड़प्पा की खोज किसने किया था मित्रों? दयाराम साहनी ने किया था। तो आपको याद रखना है, एक पॉइंट बन गया आपके लिए कि हड़प्पा की खोज किसने किया था, तो आपको टिक करना है दयाराम साहनी। और मोहनजोदड़ो ये एक और नगर था दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में ही ये दोनों नगर आते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने। तो आपको याद रखना है कि हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने किया था। हड़प्पा पंजाब के मोंटगोमरी जिले, ठीक है दोस्तों, हड़प्पा कहाँ है? पंजाब के मोंटगोमरी जिले। और मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। देख लीजिएगा दोस्तों, अगर हड़प्पा का पूछे तो हड़प्पा पंजाब के मोंटगोमरी जिला में है और मोहनजोदड़ो जो है ये आपका सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। और ये दोनों स्थल भी वर्तमान में कहाँ हैं? दोनों स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? पाकिस्तान में स्थित है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है दोनों नगर विस्तृत भूभाग में फैले हुए थे। दोनों नगर जो था इनका क्षेत्र बहुत ही विस्तार था, बहुत ही बड़ा क्षेत्र था। कहा जाता है कि हड़प्पा एक ऐसा खंडहर है जहाँ की ईंटों से आज भी नए घर एवं नलियों का निर्माण किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा एक ऐसा खंडहर, खंडहर का मतलब हो गया दोस्तों यहाँ पे कि एक पुराना किला, किला टाइप का चीज़, जहाँ पे अब कुछ नहीं बचा है सिर्फ उसके अवशेष को छोड़कर, ठीक है। तो बोल रहा है हड़प्पा एक ऐसा खंडहर है जहाँ की ईंटों से आज भी नए घर एवं नालियों का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। अब सोचिए कि वहाँ पे कितना ईंट रहा होगा कि आज के भी यहाँ पे भवन का निर्माण कर सकते हैं हम लोग और नालियों का निर्माण कर सकते हैं, घर बना सकते हैं और नाली भी बना सकते हैं। फिर आगे कह रहा है दोस्तों, हड़प्पा नगर सबसे पुराना शहरों में से एक है चूँकि इस सभ्यता का प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान से मिला था। अच्छा, ये जो सभ्यता था दोस्तों, इसका जो प्रथम अवशेष, प्रथम साक्ष्य किस जगह से मिला था? हड़प्पा। और ये वर्तमान में कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान में है। तो हड़प्पा से मिला था, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहना ही उचित समझा गया। देखिए दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा मतलब हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी क्यों कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो पहला अवशेष था ये हड़प्पा नामक स्थान से ही प्राप्त हुआ था। इसलिए इतिहासकार और जो पुरातत्ववेत्ता है उन्होंने सोचा कि इस मतलब जो सभ्यता है इसका नाम हड़प्पा सभ्यता देना ही उचित होगा। फिर आगे कह रहा है दोस्तों, इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ। इन शहर का निर्माण कब कब से हुआ है दोस्तों? लगभग 4700 साल पहले हुआ था। फिर कुछ नोट में देख लेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं रेडियो कार्बन यानी C14। अगर आप लोग को नहीं पता है तो दोस्तों, किसी भी चीज़ का काल निर्धारण इससे किया जाता है, मतलब उसका आयु निकाला जाता है रेडियो डेटिंग से, ठीक है। रेडियो कार्बन डेटिंग से C14, यहाँ पे कार्बन 14 जैसी विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की सर्वमान्य तिथि, देखिए दोस्तों एग्जाम में आपको यही टिक करना है कि इनका सर्वमान्य तिथि क्या है। 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व माना गया है। और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका 2500 से लेकर मतलब 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। फिर आगे हम लोग कुछ देख लेंगे। यहाँ पे आगे कह रहा है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है ये भौगोलिक विस्तार कैसा था। तो आपको अगर नहीं पता है दोस्तों तो यहाँ पे जान लीजिए कि इनका जो
भौगोलिक क्षेत्र था ये एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि चतुष्कोणीय था। ठीक है, क्या था दोस्तों? चतुष्कोणीय था। ऊपर में आप देख सकते हैं, ऊपर में सबसे पहले मांडा, ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर। ये उत्तरी सीमा था दोस्तों सैंधव सभ्यता का। अच्छा, एक चीज़, हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता, ये सब नामों से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तरी विस्तार कहाँ था? मांडा, जो कि कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में इसका उत्तरी सीमा है। ठीक है, अगर इसकी पश्चिमी सीमा की बात करें तो इसका पश्चिमी सीमा है सूत्का गेंडोर। ठीक है दोस्तों, नाम याद रखना है आपको, सूत्का गेंडोर। ये बलूचिस्तान है और ये वर्तमान में कहाँ पे है दोस्तों? पाकिस्तान में है। और अगर इसकी पूर्वी भौगोलिक विस्तार की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आलमगीरपुर, जो कि है उत्तर प्रदेश, इसका पूर्वी सीमा है। क्या है दोस्तों? पूर्वी सीमा। और अगर इसका दक्षिणी सीमा की बात की जाए तो दैमाबाद, जो कि आप सबको पता है दोस्तों, ये महाराष्ट्र का एक जगह है। ये इनका दक्षिणी सीमा है। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर हड़प्पा सभ्यता, आप कुछ भी इसका नाम कह लीजिए। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों हड़प्पा की नगरीय विशेषता, इनका नगर का किस प्रकार विशेषता था। और एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे नोट कीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता जो था ये नगरीय सभ्यता था, ना कि ग्रामीण सभ्यता। आपको याद रखना है कि ये कौन सा सभ्यता था, तो आपको याद रखना है कि ये एक नगरीय सभ्यता था। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसे कई नगर दो भागों में बंटे थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे कई नगर कितने भागों में बंटे थे? तो दो भागों में बंटे थे। आगे कह रहा है प्राय पश्चिम भाग को छोटा एवं ऊंचाई पर बना था। पश्चिम भाग जो था इनका ये छोटा भाग था और ये ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा भाग था एवं निचले इलाके में बना था। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी हिस्सा क्या था? ये छोटा था लेकिन ऊंचा हिस्सा में बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन ये निचली जगह पर बना था। संभवतः पश्चिमी हिस्सा जो ऊंचाई पर था, जो छोटा था, शासक वर्ग रहा करते थे। यानी जो ऊंचाई पर था दोस्तों, जो छोटा सा था पश्चिमी भाग, यहाँ पे कौन सा लोग रहते थे? शासक वर्ग रहते थे। यानी जो शासन करते थे उस समुदाय का, वह सब लोग रहते थे। एक प्रकार से आप कह सकते कि राजा, और वर्तमान की अगर बात करें तो मंत्री लोग। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसे नगर दुर्ग कहा गया। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर दुर्ग किस क्षेत्र को कहा जाता था? तो आपको याद रखना है पश्चिमी भाग जो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, इसे क्या कहा जाता था? नगर दुर्ग। पूर्वी हिस्से में सामान्य लोगों के रहने के कारण इसे निचला नगर कहा गया। पूर्वी हिस्से को क्या कहा गया दोस्तों? निचला नगर कहा गया। फिर आगे हम लोग देखेंगे दोनों भागों की चार दीवारी पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। दोनों भागों की चार दीवारी जो थी ये किससे बनी होती थी दोस्तों? पक्की ईंटों से बनी होती थी। ये ईंट अच्छी एवं लंबाई, चौड़ी और मोटाई में आज की ईंटों से बड़ी थी। जो वर्तमान में अभी ईंटा हम लोग यूज करते हैं, इस ईंटों से पहले का ईंट हर एंगल में बड़ा था, लंबाई में, चौड़ाई में, मोटाई में। ठीक है दोस्तों, फिर आगे अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो आगे कह रहा है, माफ कीजिएगा दोस्तों, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के भवन बड़े होते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो भवन होता था दोस्तों ये बड़ा होता था। इससे उस काल के लोगों की भवन निर्माण की कला का पता चलता है। वहाँ जो भवन अब देखिए मतलब देखा गया है ये बड़ा होता था। ठीक है दोस्तों, इसलिए इन लोग का कहा जाता है कि भवन कला का इसमें पता चलता है। फिर आगे कह रहा है कि बृहत स्नानघर मोहनजोदड़ो का अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल है। तो दोस्तों अगर मोहनजोदड़ो का अब तक का सबसे पवित्र स्थल की बारे में बात की जाए तो आपको सीधा क्या टिक करना है? आपको टिक करना है बृहत स्नानघर मोहनजोदड़ो का। और अगर आपका कहें कि हड़प्पा का सबसे पवित्र स्थल क्या था दोस्तों? विशाल अन्नागार था। इसके बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसको बनाने में, बृहत स्नानघर को बनाने में पक्की ईंटों एवं सूखे चूने का प्रयोग होता था। किसका प्रयोग होता था दोस्तों? पक्की ईंट और सूखा चूना का यहाँ पे प्रयोग किया जाता था। फिर आगे कह रहा है यह संभवतः धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए बना था। देखिए दोस्तों अभी भी जैसे हम लोग पूजा पाठ करने जाते हैं तो पहले नहाते हैं कि नहीं? ठीक है, तो उस प्रकार उन लोग भी मतलब इसी से साक्ष्य से पता चलता है कि उन लोग भी धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए ये बनाया गया था विशाल स्नान घर, क्योंकि वहाँ सामुदायिक स्नान घर था। वहाँ पे मतलब एक साथ बहुत आदमी वहाँ पे नहा सकता था, जिसका उपयोग सभी लोग करते थे। यहाँ पे पूरा समुदाय ही करता था। इस स्नान घर के चारों ओर बरामदे एवं
बरामदे एवं पीछे उनके क्या था दोस्तों, अनेक छोटे छोटे कमरे निर्मित किए गए थे, अनेक छोटे छोटे कमरे निर्मित किए गए थे। हड़प्पा जैसे कई नगरों में अनाज रखने के लिए अन्नागार, ठीक है दोस्तों, ये राजकीय भंडार होता था। क्या होता था? अन्नागार राजकीय भंडार होता था, बने होते थे। इनमें संभवतः जनता से कर के रूप में वसूल किया गया अनाज रखा जाता था। अन्नागार यानी जिसको हम लोग कोठी भी बोल सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण भवन थे। देखे दोस्तों, अभी हम लोग देख रहे थे कि मोहनजोदड़ो का महत्वपूर्ण स्थान क्या था? स्नानगार। और आपका हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण भवन क्या था? अन्नागार। आपको याद रखना है, हड़प्पा का अन्नागार और मोहनजोदड़ो का स्नानगार। ठीक है दोस्तों, फिर बोल रहा है कि अन्नागार के रख रखाव की व्यवस्था राज्य के पदाधिकारियों द्वारा की जाती थी। राज्य के जो पदाधिकारी होते थे वही लोग अन्नागार की देखभाल करते थे, क्योंकि यहाँ पे तो अन्न भरा रहता था और अन्न को ऐसे अगर छोड़ दिया जाए तो चोर लुटेरा या लेके भाग जाएगा। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा। कालीबंगा दोस्तों याद रखना है, कालीबंगा कहाँ का स्थान है? ये राजस्थान का स्थान है। में एक कुएं के समीप 7 आयताकार वेदियाँ एक पंक्ति में मिली है। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा में क्या मिला है? एक कुएं के समीप 7 आयताकार वेदियाँ। वेदियाँ दोस्तों जैसे इस प्रकार चौखट टाइप का होता है जहाँ यज्ञ उज्ञ होता है दोस्तों, आप लोग देखे होंगे। ठीक है, तो 7 आयताकार वेदियाँ यहाँ पे मिलता है। इससे क्या पता चलता है दोस्तों? इससे पता चलता है कि लोग धार्मिक जीवन में विश्वास रखते थे, यानी यहाँ पे भी यज्ञ लोग करता होगा। ठीक है दोस्तों, फिर आगे कह रहे हैं कि लोथल में 3 बर्तन के टुकड़ों पर सर्प की आकृति मिली है, सांप की आकृति मिला है। कहाँ पे मिला दोस्तों? लोथल। और आपको याद रखना है लोथल कहाँ का जगह है? गुजरात का। कहाँ का है मित्रों? गुजरात का जगह है लोथल, आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपका लोथल में 3 बर्तन के टुकड़ों पर सर्प की आकृति मिली है। इससे पता चलता है कि लोग नागराज की पूजा करते थे। किसका पूजा करता था दोस्तों? नागराज की। क्या? क्योंकि यहाँ पे बर्तन जो टूटा हुआ बर्तन मिला था, यहाँ पे सांप का आकृति मिला है, यानी सर्प की आकृति मिली है। हड़प्पा सभ्यता की खास विशेषता यह भी थी कि वहाँ की इमारतें 2 या 3 मंजिला होती थी। क्या थी दोस्तों? यहाँ की जो इमारत थी ये 2 या 3 मंजिला होती थी। ठीक है दोस्तों, फिर आगे क्या कर रहा है कि घरों में आंगन भी होता था। घरों में क्या होता था दोस्तों? आंगन भी होता था। आंगन के चारों ओर घर बने होते थे और आंगन के चारों ओर क्या बना रहता था? घर भी बना रहता था, जिसका दरवाज़ा आंगन में ही खुलता था। और घर का जो दरवाज़ा होता था वो कहाँ पे खुलता था? वह आंगन पे खुलता था। आंगन से हर घरों के पानी के निकास के लिए नलियाँ बनी होती थी। देखिए दोस्तों, आजकल भी हम लोग के कभी कोई कोई घर ऐसा भी होगा जहाँ नाली नहीं बनी है, लेकिन उस ज़माने में कितना लोग डेवलप कर गए थे कि वहाँ पे नाली बना हुआ था। फिर आगे कह रहा है कि माफ़ कीजिएगा, जो सड़क किनारे बनी सार्वजनिक नलियों में मिलती थी। जो घर वाला नली था वो सड़क किनारे जो सार्वजनिक नली होती थी उसमें जाके मिल जाती थी। इस तरह शहर का पानी मोहल्ले से बाहर निकल जाता था। शहरों में किसी तरह की गंदगी दिखाई नहीं पड़ती थी। शहरों में किसी भी प्रकार की कोई गंदगी दिखाई नहीं पड़ती थी। हर मोहल्ले में पक्की सड़कें बनी होती थी। हर मोहल्ले में क्या बना होता था दोस्तों? पक्की सड़क बनी होती। सड़कों की बनावट ऐसी होती थी जहाँ चौराहा कितना डिग्री का होता था दोस्तों? चौराहा आपका 90 डिग्री का होता था। कितना डिग्री का होता था? 90 डिग्री का होता था। जैसे इस प्रकार का सड़क, ये चौराहा हो गया, ये सड़क हो गया दोस्तों, ये एक सड़क, ये एक सड़क। ठीक है, और ये चारों तरफ घर बने हुए होते थे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से होते थे। तो दोस्तों ये था आपका हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 1। अगर इसी तरह का वीडियो और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत।